Welcome to SS class. Our today topic is main challenges before democracy. Now, everyone know that the India achieved independence on 15 of August 1947. And during this last 6 or 7 decades, the country got a great progress in many sectors. In pharmaceutical, industrials और different lot of sectors. बट उसके बावजूद भी हमें जिस हिसाब से रियल ग्रोथ मिलना चाहिए 50-60 साल होने के बावजूद भी उतनी ग्रोथ हमें नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि इस देश के सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको उसको ख़त्म करते जाना था धीरे धीरे। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ बताई गई हैं, जैसे कि कुछ कम्युनिज्म, कास्टिज्म, रिलीजियस फीलिंग, टेररिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें एक्चुअली इस देश के सामने थी जिसके कारण उसे उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। अगर सिर्फ देश में ये सब चीज़ें नहीं होती, ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, तो मे बी ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट ये हैव टू पे अटेंशन ओनली टूवर्ड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। बट उसके बावजूद भी उसे इन सब डेवलपमेंट एक्टिविटी के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करना था, जैसे कि टेररिज्म हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि जब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तभी ओवरऑल हमारा देश पीसफुली और हारमोनी तरीके से देश चल सकता है ना। उसी की जहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम हम बात करते हैं कि जो इस चैप्टर में लिखा है कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस बिफोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी या इस देश में आज़ाद होने के बावजूद भी क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम थी उसके सामने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है ना। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिकम वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू द proportion that the available resources fall short of the need of the people। ठीक है ना। हम लैंड, फूड सप्लाई, इन सब चीज़ को नहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम उनको उन्हीं रिसोर्सेज में कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें, वो एक बेटर प्लानिंग होती है। बट हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम रिसोर्सेज को तो नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा फास्टली बढ़ रही है। तो यही एक प्रकार से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि जनसंख्या का विस्फोट होना, है ना। आपके सामने एक डाटा दिया गया है कि जोग्राफिकल एरिया ऑफ अ कंट्री इज़ ए 2.4% of the total geographical area of the world, whereas the total country population is 16.8% of the world population। अब देखिए, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखते हैं तो इंडिया एक बहुत छोटी कंट्री है। ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से इसका जोग्राफिकल एरिया सिर्फ 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इसका 16% हिस्सा इंडिया में रहता है। सेम चीज़, इंडिया इज़ द सेकेंड इन द वर्ल्ड in the world so far as the population is concerned, while it plays in 7th in the world in respect of the geographical area। तो ये चीज़ सबको पता है कि पॉपुलेशन में हमारा सेकंड नंबर आता है, लेकिन अगर हम जोग्राफिकल एरिया की बात करते हैं तो वो कितना आता है? 7th नंबर। और यहाँ पर एक डाटा दिया गया, एज पर द 1901 सेंसेक्स द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज़ 23.8 करोड़। वही चीज़ 2011 के हिसाब से कितनी थी? 121.6 करोड़। तो ये एक प्रकार से इन 100 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? लॉट ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। फर्स्ट वन इज़ द सोशल रीज़न, जैसे ड्यू टू जॉइंट फैमिली सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जॉइंट फैमिली होने के कारण ये लगता है कि हाँ, जितने भी बच्चे हो जाएंगे तो कोई ना कोई पाल ही लेगा, या बच्चे आराम से पल जाएंगे, उनमें दिक्कत नहीं होगी पलने में। ठीक है ना। मोर चिल्ड्रन आर बॉर्न ड्यू टू चाइल्ड मैरिज। जल्दी उम्र में शादी होने के कारण ये होता है कि बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है ना। और बेसिकली इंडियन
थर्ड वन, इंडियन सोसाइटी बेसिकली बिलीव इन द ओल्ड ट्रेडिशन, है ना, बेसिकली दे आर द फेवरेबल फॉर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, ठीक है ना, ज़्यादा वो लड़कों को पैदा करना ज़्यादा चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंडिया का, ठीक है। फोर्थ वन इज़ द सोशल कंडीशन ऑफ वुमन इज़ फेबल, मतलब नॉर्मली हमारी जो लेडीज़ की या वुमेंस की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। फिफ्थ वन इज़ द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज़ कंसिडर एज ए बूम ऑफ द गॉड, नॉर्मली भगवान की देन समझते हैं कि हाँ जितने बच्चे हैं आने दो, ये सब भगवान की देन है। ये कुछ सोशल रीज़न है। वैसे ही कुछ इकोनॉमिक रीजंस भी हमारे सामने बताए गए हैं, जैसे ड्यू टू द पॉवर्टी मोर चिल्ड्रन आर कंसीडर टू बी एन इकोनॉमिक एसेट्स, ये सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो उनको लगता है कि ज़्यादा बच्चे आएंगे तो वो एक प्रकार से आगे चल के हमें कमा के देंगे और उनसे ज़्यादा पैसा आएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई वो तो कमा के 20 साल बाद देंगे, लेकिन उसके पहले 20 साल आपको तो कमाना पड़ेगा ना, कमा के खिलाना पड़ेगा। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर होते हैं, एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं, तो उनको ये लगता है कि वॉट एवर द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस जो भी रहते हैं वो सब बच्चे उनमें हेल्प करेंगे या उनकी रखवाली करेंगे, देख रेख करेंगे, ठीक है। थर्ड वन इज़ ए फॉल्टी इकोनॉमिक विज़न, नॉर्मली वही चीज़ उनको लगता है कि भाई गांव में बहुत सारी ओल्ड मेंटेलिटी है, ओल्ड ट्रेडिशन है कि नहीं जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे तो बेसिकली उनके वो बुढ़ापे की लाठी होंगी कह सकते हैं, या फिर वो घर के काम काज करेंगे, तो ये बेसिकली उनकी पुरानी मेंटेलिटी होती है। थर्ड वन इज़ द अदर सम मोर रीजंस, जैसे कि इलिटरेसी है, लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज फैमिली है और वो कंटिन्यूसली ओवर पॉपुलेशन करते जा रही है, दे डू नॉट पे एनी अटेंशन टूवर्ड दिस प्रॉब्लम, ठीक है ना। थर्ड वन, सेकेंड वन इज़ द क्लाइमेट, इंडिया बेसिकली इज़ ए हॉट टेम्परेचर कंट्री, तो यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ ज़्यादा गर्म देश होते हैं वहाँ पर लड़कियों में मैच्योरिटी बहुत जल्दी जाती है, मतलब जल्दी वो पेरेंट्स बन जाते हैं और वो उतने कैपेबल भी हो जाते हैं एज ए फिज़िकल वे में हम बात करें तो, ठीक है ना। थर्ड वन इज़ ए डर्थ ऑफ द बर्थ कंट्रोल, ड्यू टू इग्नोरेंस एंड लैक ऑफ easy availability people do not make use of the birth control measure, ठीक है। नॉर्मली उन लोगों को नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट नो अबाउट हाउ टू कंट्रोल द चाइल्ड, हाउ टू कंट्रोल द बर्थ बर्थ चाइल्ड, हाँ। डिमिनिशिंग डेथ रेट, डिमिनिशिंग डेथ रेट में ये रहता है कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जिसको हम बोलते हैं कि मृत्यु दर जो वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों? ड्यू टू द हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती थी, महामारी होती थी, बट आज के समय में उतनी ज़्यादा महामारी को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, देखिए देयर आर सम मोर लॉट ऑफ इफ़ेक्ट्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला ये आता है कि पॉपुलेशंस के रीजंस क्या हैं, किन के कारण वो बढ़ रही हैं, ये तो हमने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे कि उनका क्या प्रभाव पड़ता है ना। प्रभाव कैसे पड़ता है? जैसे पर कैपिटल इनकम कम्स डाउन, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पर कैपिटल प्रति व्यक्ति आय की जो इनकम है वो भी बहुत कम होती जाएगी। हमारा लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो गोइंग टूवर्ड द डाउनवर्ड साइड, ठीक है ना। सेविंग और इन्वेस्टमेंट है हमारे, हम कम खर्चा कर पाएंगे, कम बचा पाएंगे, ठीक है। प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीज एंड द यील्ड ऑफ फूड ग्रेन फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड आर ऑल्सो डिमिनिशिंग प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है ना। ये बात सही है कि हम लैंड को बढ़ा नहीं सकते, लैंड उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा
जितनी उसकी कैपेसिटी है। हाँ, हम कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा यूरिया डीएपी डाल के या मेडिसिन डाल के उनमें प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फाइनली कुछ समय बाद उसकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा है आज के समय में लैंड के ऊपर कि उसे बहुत ज़्यादा अनाज को पैदा करना पड़ रहा है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। देखिए, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन में ऑब्वियसली कंटिन्यूसली जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड स्कैर्सिटी भी एक जो प्रॉब्लम है वो भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज़्यादा अनाज की कमी होगी। इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन ऑल्सो गिव्स राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग एंड एजुकेशन। ये बात भी है कि कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है तो घरों की कमी या फिर एजुकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। तीसरा, नेक्स्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एडुकेट एंड एफिशिएंट हेल्थ सर्विस। आप अभी के समय में ये चीज़ देख ही रहे हैं कि कंटिन्यूसली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सही समय पे, सही मौके पे हम उन हेल्थ सर्विसेज का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज हम सबको नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। आज के समय में आप देख ही रहे हैं कि कोविड-19 के समय में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने ज़्यादा पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके लिए हम बेड तक अरेंजमेंट नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज़। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उस हिसाब से हमारे यहाँ पर कमोडिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, और जितनी ज़्यादा डिमांड्स बढ़ेगी तो और सप्लाई बहुत कम हो जाएगी, है ना, तो हर प्रोडक्ट की प्राइस धीरे धीरे बढ़ रही है। ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझते हो। अपने पेरेंट्स से कोई पूछ के देखना है कि उस समय दाल या गेहूं का क्या रेट था और आज के समय में रेट क्या है। सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। इंक्रीज़ इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि बेरोज़गारी भी वैसे बहुत प्रकार की होती हैं, बट फिर भी जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनके कारण बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। यूज़ ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हम लोग यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगने लगेगी और उससे कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होएगा। तो ये कुछ इफ़ेक्ट बताए गए हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऑब्वियसली अब हमें भी कुछ निर्णय लेना चाहिए, या हमें कैसे रोकना चाहिए, पॉपुलेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या डिसीजंस गवर्नमेंट की तरफ से या फिर क्या स्टेप्स हैं जो हम लोगों ने लिए। फर्स्ट वन इज़ ए फैमिली प्लानिंग्स प्रोग्राम, है ना। ऑब्वियसली हमारी तरफ से भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होना चाहिए। इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, है ना। ये चीज़ है, सभी लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के में नॉलेज होना चाहिए, और हमें जो कंटिन्यूसली पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए। सेकेंड वन इज़ ए फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैव बीन सेटअप इन द सिटीज़ एंड विलेज। जो फैमिली प्लानिंग सेंटर्स हैं वो हर शहरों में, गाँव में होना चाहिए, जिससे जो लोग या जो जॉइंट फैमिली वाले हैं, जो लिटरेट पीपल हैं, उन लोगों को जो नॉलेज नहीं है, तो ये फैमिली प्लानिंग सेंटर्स वाले उन्हें समझाएं, उन्हें अवेयर कराएं इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट, एज ऑफ मैरिज हैज़ बीन इंक्रीज 18 फॉर द गर्ल्स एंड 21 फॉर द बॉयज़, है ना। लड़कियों के लिए 18 साल की उम्र है और 21 साल की उम्र लड़कों के लिए है, शादी की उम्र। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आर बीइंग प्रमोटेड एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू मेक द प्रोग्राम इफ़ेक्टिव। तो ये ऐसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी ऐसे होते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ती रहे। हमें ऐसे कैंप कराना चाहिए या फिर कहीं ऑर्गेनाइज ऐसे कुछ प्रोग्राम, फंक्शंस ऐसे कुछ होते रहना चाहिए, जिससे लोगों में कंटिन्यूसली अवेयरनेस बढ़ती रहे। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ द टू चिल्ड्रन इन ए फैमिली,
है ना। एक प्रमोशन होना चाहिए, एक फ़िलोसॉफी होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक फैमिली के 2 बच्चे होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, ये एक फ़िलोसॉफी बनी होना चाहिए हमारे देश में। और में पे अटेंशन टूवर्ड बेसिक मैटरनिटी फैसिलिटी। हमारे यहाँ पर एक जो मैटरनिटी फैसिलिटी होती है, मतलब जब माँ बच्चे को पैदा करती है तो इन सब चीज़ों का नॉलेज उन माताओं को अच्छी तरीके से होना चाहिए। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन अगेंस्ट सर्टेन डिसीज़, इन सब चीज़ों के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसे बहुत सारी वैक्सीन्स बनाई गई हैं, बहुत सारे अदर्स सोर्सेज और हैं जिनको हमें लेते रहना चाहिए और जिससे हम पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना। पे मोर अटेंशन टूवर्ड वुमेन एजुकेशन, तो बहुत सारी जो इलिटरेट लेडीज़ हैं या वुमेन हैं उन लोगों को हमें अवेयर कराते रहना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक करते रहना चाहिए। और ये लास्ट वन इज़ ए टू एसोसिएट, ऐसे बहुत सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट part is the unemployment. Basically, unemployment is a situation where people are willing to work on the prevalent rate of wage, salary, but they do not find work. देखिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट में ध्यान रखिएगा, ये चीज़ समझने वाली बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना तो चाहते हैं बट उनको उनके मुताबिक का काम नहीं मिलता है। ठीक है ना। नॉर्मली वो जितनी कैपेबल होते हैं या जितनी सैलरी वो चाहते हैं और जिस हिसाब का वो काम चाहते हैं उस हिसाब से उनको काम नहीं मिल पाता है, तो ये भी एक प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द सिचुएशन वेयर द गैप बिटवीन द अवेलेबल लेबर सप्लाई एंड द अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट दैट विल इंक्रीजेज द अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। फर्स्ट वन इज़ द अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द 2 रीज़न। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ ए youth acquire higher education in the hope of getting better employment opportunity, so also there is influx of working population from village to अर्बन एरिया। देखिए शहरों में जो रोजगार बेरोजगार जो हो रही है वो 2 प्रकार से होती है। पहला कि जो लोग वो आर द मोर एजुकेटेड और दे आर द मोस्ट हायर एजुकेटेड पीपल, ठीक है ना, उनको काम नहीं मिल पा रहा है उनके मुताबिक का, या काम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे जो रूरल पॉपुलेशन है वो हमारे अर्बन सिटीज़ में आते जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं वो कम मजदूरी में काम कर लेते हैं, जिनके कारण अर्बन पॉपुलेशन बैठी रहती है। दूसरा रीज़न ये है कि ड्यू टू द मैकनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ऑब्वियसली पहले क्या होता था, मशीनरीज बहुत कम होती थी तो लोग हैंड टू हैंड काम करते थे, बट आज के समय में क्या हो गया, मशीनरीज बहुत आ गई है। पहले वही 100 लोग काम करते थे, आज वही 100 लोगों का काम एक मशीन कर लेती है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, बेरोजगारी फैल रही है। दूसरी चीज़ होती है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। मोस्टली जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है नॉर्मली वहाँ पर ये कहा जाता है कि बेसिकली तो फार्मर आर अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अबाउट द 6 मंथ ए ईयर, ठीक है ना, क्योंकि टाइम टू टाइम उनके पास जैसे जब बोनी होती है तब है, पानी देना है, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं, तो ओवरऑल उनका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो सिर्फ वो 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने वो बैठे रहते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि सुबह से जैसे हम बैठे हैं तो सुबह से 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, तो ये चीज़ होती है कि उन 6 महीने सिर्फ वो काम करते हैं, 6 महीने काम नहीं करते। अब जब ये 6 महीने काम नहीं करते हैं तो एक प्रकार से इनमें बेरोजगारी हो जाती है। कॉटेज इंडस्ट्री हैव ऑल्सो कूल्ड
developed due to the lack of capital. Consequently, they are unable to employ themselves round the year and their income is also not increased. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गए हैं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ कैपिटल, या उनके पास पैसा नहीं है उतना अच्छा, या उनको हर थ्रू आउट ईयर उनको काम नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर जो मज़दूर हैं वो लोग भी फाइनली, जो रूरल पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ रीजंस बताए गए हैं बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट में। अब कम टू द दिस फोटो। देखिए यहाँ पर एक डाटा दिया गया है। इस डाटा में ये बताया गया है कि ओवरऑल लिटरेट पीपल कितने हैं, लिटरेट कितने हैं। ठीक है ना। लिटरेट बट बिलो मैट्रिक सेकेंडरी मतलब जो 12th पास कर लिए हैं, 12th ग्रेजुएट हो गए हैं, डिग्री होल्डर, ग्रेजुएट होल्डर। तो उस हिसाब से एक डाटा बताया गया है कि कितने कितने लोग सबसे ज़्यादा ऐसे बेरोजगार होते हैं ना 2011 के हिसाब से। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 15%, 14%, 16%, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर्स हैं, मींस बीकॉम ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, वो भी बहुत ज़्यादा बेरोजगार होते हैं। ठीक है ना। कुछ जो पढ़े लिखे हैं 10% है, जो अनपढ़ हैं 7% हैं। ये ऐसा कुछ एक डाटा बताया गया है। ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? देयर आर द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर एज अंडर, लाइक फर्स्ट वन इज़ द फास्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। दूसरा, प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर। सही बात है, जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी हमें बढ़ाना चाहिए, और प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लैंड और एग्रीकल्चर पर आ रहा है, जिनके कारण भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल काम सब चीज़ मशीनरी से हो रहे हैं। ठीक है ना। ये चीज़ें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं ना। तीसरा, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ पर इंडिया का सबसे ज़्यादा बेकार एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। ठीक है। एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एम्प्लॉयड ओरिएंटेड एंड प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड टू ए डिज़ायर्ड एक्सटेंट। तो हमारे यहाँ पर लोग एक्चुअली इतने ज़्यादा ग्रेजुएट होने के बावजूद भी वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। ठीक है ना। बस आज के समय में आप देख रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट अपना डाटा बढ़ाने के लिए लोगों को लिटरेट करते जा रही है कि नहीं, हाँ एमपी से इतने लोग ग्रेजुएट हैं। नॉलेज की बात कोई नहीं करता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि हाँ सिर्फ ग्रेजुएट हैं या फिर ये इलिटरेट तो नहीं है। डिफेक्टिव प्लानिंग की अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ पर कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। अगर कोई पर्टिकुलर प्लानिंग हो तो उसके द्वारा लोगों को हम रोज़गार दिला सकते हैं। नॉर्मली सरकार वादे बहुत करती है कि हाँ हमने ये बनाना है, हमें वो बनाना है, बट फाइनली वो प्लानिंग उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाती है। लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबर, है ना। लोग आज के समय में रूरल पॉपुलेशन मोस्टली दे आर द ओल्ड ट्रेडिशन एंड द ओल्ड थॉट्स, तो इनके कारण दे डू नॉट मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू द अनादर। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जिस हिसाब से कंटिन्यूसली हमारे यहाँ के हर साल 5 साल में 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, वो 5 ईयर प्लान उतने ज़्यादा सक्सेस नहीं होते हैं। जितना हम टारगेट रखते हैं गवर्नमेंट की इतनी ग्रोथ होगी, उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो अनएम्प्लॉयमेंट वैसे का वैसे ही रह पाता है। लैक ऑफ कैपिटल मोबिलाइजेशन, आज के समय में भी जितना पैसों का हेर फेर होना चाहिए, या कह सकते हैं पैसों का लेन देन होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। मेन पैसे का बहुत ज़्यादा अभाव हो जा रहा है या कमी पड़ रही है। ठीक है ना। क्योंकि आज भी हम बात करते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि लोन मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट उसके बावजूद भी लोगों को उतनी ईजी वे में पैसा या लोन नहीं मिल पाता है बैंक से।
ठीक है। मैगनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, आज के समय में भी हम जानते हैं कि देखिए इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हम लोग यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मैन पावर बहुत कम हो गया, और मैन पावर जहाँ कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। द इफेक्टिव थिंकिंग ऑफ एजुकेटेड पीपल, है ना। यहाँ पर इतनी ज़्यादा लोगों की मैंटेलिटी है कि इफ़ आई एम ए ग्रेजुएट पीपल तो आई कैन डू एनी फिज़िकल वर्क, ठीक है ना, या फिज़िकल लेबर वर्क। तो ये एक्चुअली मैंटेलिटी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो हम कोई फिज़िकल काम नहीं करेंगे, हम कंप्यूटर से रिलेटेड या बैठे वाले काम करेंगे। ये एक्चुअली हमारे यहाँ के बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। लास्ट वन इज़ द लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। हमारे यहाँ पर रियली काउंसलिंग होती नहीं, मतलब आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन किसी को पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, या हमें क्या सब्जेक्ट लेना है, हमें किस फील्ड में जाना है। वो अभी भी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी के रीजन बताए गए हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट? ऑब्वियसली वेस्ट ऑफ मैन पावर, ठीक है ना, एंड वेस्टेज ऑफ मैन पावर। हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा मैन पावर है लेकिन हम उसका प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। ज़्यादातर हम मॉडर्नाइजेशन मशीनरी की तरफ भाग रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं, और यही जो मैन पावर है फाइनली वो फ्रस्ट्रेट होता है और दे आर मूविंग टूवर्ड द क्राइम और एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ठीक है ना। दूसरा, हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के समय में हमारे यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उतने अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। मतलब जो भी हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होती है, या गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करने की चाहती है वो बहुत कुछ रीजंस के कारण डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज किया जाता है। ये सब चीज़ें हम पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। एक डाटा भी दिया हुआ था कि जितना हम लोग फल सब्जियाँ एक साल में जितना फेंक देते हैं, ठीक है, उतना दूसरी कंट्रियाँ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएसए, वो एक प्रकार से उतना कंज्यूम करती हैं। तो सोचिए हम लोग कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत ये आता है कि नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स जो हैं वो बेसिकली दे आर अट्रैक्ट टूवर्ड द क्राइम्स, थ्रेफ्ट, डेकॉर्ड, डिसऑनेस्टी, सोशल लेवल्स। ऑब्वियसली जब उनको कोई काम नहीं मिलेगा तो वो पैसा कमाने के लिए कुछ और अदर सोर्सेज ढूंढने लगेगा, चोरी चकारी करेंगे, खून खराबा करना चालू कर देंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है ना। लोग, हमारे यहाँ के जो नेता रहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूथ जनरेशन को भड़का देती है। उनको बोलती हैं कि वो हमारे साथ आके मिले और मारपीट या उनका सपोर्ट करें, और बस वो उन्हीं का अपने पीछे लगा के बैठी रहती हैं। पॉलिटिकल का सपोर्ट मिलता जाता है, और जिसके कारण कि जो आज के समय में जो यूथ जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में बर्बाद होती जा रही है। नेक्स्ट, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या रीज़न्स हमने पढ़ चुके हैं कि, है ना, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि मैन पावर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, मनी प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकते हैं या बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। फर्स्ट वन, टू चेक द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। ऑब्वियसली वी हैव टू कंट्रोल द फास्टेस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमें जल्द से जल्द इन जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जिससे धीरे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगेंगी। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, आज के समय में हमारे यहाँ पर चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, वहाँ पर हमें अच्छी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ डेवलप करना चाहिए, जिससे वहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं या जो वहाँ के लोकलाइट लोग हैं उन लोगों को उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उनको रोज़गार मिल सके, है ना, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है। थर्ड वन इज़ द वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है कि नॉर्मली एक
आफ्टर पासिंग द हाई स्कूल एग्जामिनेशन यू कैन चूज़ रिलेटेड टू द मतलब जॉब ओरिएंटेड रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, मतलब नॉर्मली आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करो या ऐसी पढ़ाई चूज़ करो जो आगे चल के आप उसी फील्ड में आपको काम करने को मिले। ठीक है ना। आज के समय में धीरे धीरे ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, जैसे कि मैंने एक अभी रिसेंटली सुना था कि ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, जैसे फुटवेयर कॉलेज है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो भी फुटवेयर शूज़ रहते हैं इन्हीं से रिलेटेड वो उनको पढ़ाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे और आगे चल के उनको जैसे नाइक हो गया, रिबॉक हो गया, इन सब कंपनियों में उन्हें जॉब मिल जाती है। ठीक है ना। जैसे आईटीआई है, तो आईटीआई से रिलेटेड आपको अगर आप वही पढ़ोगे तो आईटीआई के बाद आपको टेक्निकल फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है ना। इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, तो जो भी हमारे यहाँ का पब्लिक सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जिससे ज़्यादा लोगों को ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होगा। और आज के समय में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर बेस्ड कंपनीज़ हैं उनमें भी ओवरऑल इन सब रिटर्न्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है। फिफ्थ वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशन। जो रूरल एरिया से बेसिकली जो बिलोंग करते हैं उन्हें सिर्फ दे आर नॉट डिपेंडेंट ओनली इन एग्रीकल्चर, दे हैव टू यूज़ अदर साइड वर्क, जैसे कि उन्हें डेयरी डेवलपमेंट करना चाहिए, पिसीकल्चर, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब चीज़ों के लिए हमें उन्हें इंकरेज करना चाहिए और उन्हें खुद इंटरेस्ट दिखाना चाहिए इन सब चीज़ में। ट्रेनिंग, सिक्स वन इज़ द ट्रेनिंग फैसिलिटी, है ना। हमारे यहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर के लिए गवर्नमेंट दे आर ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। ठीक है ना। ये ट्रेनिंग फैसिलिटी बेसिकली उन लेबर्स के लिए होती है जो कि बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। उनको बताया जाता है कि पर्टिकुलरली वो कैसे काम करें, उनको पूरी ओवरऑल कोई भी प्रोडक्ट बनाने की या फिर जो डेयरी डेवलपमेंट है, पिशीकल्चर है, उनसे रिलेटेड हर चीज़ों के बारे में उन्हें बताया जाता है। एक्सटेंशन ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, गाँव में ऐसे बहुत सारी मतलब योजनाएं चलती रहती हैं जिनके कारण लोगों को रोज़गार मिलता है ना। जैसे कि जवाहर रोज़गार योजना हो गई, समृद्धि योजना हो गई हैं, वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास। तो ऐसे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर योजना, रोज़गार योजना, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स, जिनके तहत लोगों को अर्बन और रूरल एरिया के सेक्टर्स वालों को जॉब आसानी से मिलते जाती है ना। लास्ट वन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। न्यू स्कीम इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, है ना। जैसे मल्टी क्रॉपिंग हो गया, इम्प्रूव्ड शीट्स हो गई, फर्टिलाइजर हो गए, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर हो गए, इम्प्लीमेंटेड एंड न्यू टेक्निक्स इन एग्रीकल्चर शुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड टाइमली टू टाइमली एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द लोन्स। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के कारण आज कह सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें बहुत जल्दी हो सकें तो फाइनली जो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है या जो बेरोज़गारी है उसको हम बहुत जल्दी कम कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।